Hello, Assalamu alaikum everyone. Again, this is me, Tausif Ahmed here at 6 sharp at 6:05 p.m. और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कुछ न्यू सेटिंग्स की हैं while making a video, तो उम्मीद करूँगा मैं कि ये कुछ ज़्यादा अच्छी साबित होंगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट लाइव सेशन जो मैंने किया, बिकॉज उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई जो मुझे अच्छा नहीं लगा और कुछ कैमरे की सेटिंग्स भी हुई, डिसमैच हुई कुछ, और खैर वो तो होता है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में रेवोल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बात की थी और ये बात की थी कि रेवोल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट डज इट मीन, कैसे जन्म लेते हैं, इनके क्या एनालिसिस हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं इनके, और किस तरीके से लोग फाइट कर करके इन रेवोल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट्स को एज अ रियलिटी पेश करते हैं, और गवर्नमेंट कौन कौन से हथकंडे अपनाती है इसको तोड़ने के लिए। उस सोच, उस साइकोलॉजी के बारे में हमने बात की थी कि क्या होती है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से रेलेवेंट है, क्योंकि लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो किया उसमें मैंने डिक्टेटरशिप्स के हवाले से एक डिटेल्ड बात की थी कि डिक्टेटरशिप्स बेसिकली क्या होती हैं। सो बेसिकली डिक्टेटरशिप्स और डेमोक्रेसी ये दोनों चीज़ें हैं, और मैंने डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन नहीं किया, ना उसमें किया था उस वाले लाइव सेशन में, ना इस वाले लाइव सेशन में करूँगा। डेमोक्रेसी पर हम एक नया लाइव सेशन करेंगे और एक डिटेल्ड लाइव सेशन। सेकेंड चीज़, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल, लास्ट वाले लाइव सेशन का सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि हमारा फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट था, आप लोगों के कमेंट्स और फीडबैक्स के अकॉर्डिंग उसको अपडेट किया गया है इस वाले लाइव सेशन के सोर्स डॉक्यूमेंट में। मीन्स टू से जो कमियां थी वो हमने इसमें पूरी करने की कोशिश की हैं, और एक अपग्रेडेड और फुली एक्सप्लेन्ड लाइव सेशन उर्दू विद इंग्लिश, एक सोर्स डॉक्यूमेंट मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, लिंक आप वहाँ से उसको रीड कर सकते हो और अपने पास सेव भी कर सकते हैं फॉर एवर इफ़ यू वांट टू स्टडी इट इन डिटेल। सो और फर्स्ट वाले पार्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, अलबत्ता आई कार्ड्स में भी मिल जाएगा। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपने टाइटल बॉक्स में भी देख लिया होगा। इसी के साथ साथ आपने यहाँ थंबनेल भी देख लिया होगा, जो कि एक ड्रामेटिक थंबनेल है और एक स्केच बनाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से वो दौर होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है द डार्क हिस्ट्री, द रूल्स, द टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप्स। ये टॉपिक बहुत वेज टॉपिक है जिसकी एग्जांपल्स आई डोंट थिंक सो कि मैं एक या दो वीडियोस में कभी आपको दे पाऊँ, क्योंकि हर एक्सपेक्ट होता है, हर एक तौर अतवार होते हैं जिसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो लेट we will explore the types, the rules with examples in this live session कि कौन कौन से कंट्रीज में डिक्टेटरशिप्स की कौन कौन सी टाइप्स को अप्लाई किया गया है, कितनी टाइप्स डिक्टेटरशिप्स की एग्जिस्ट करती हैं, उनके क्या रूल्स हैं, और एंड में हम बात करेंगे कि डिक्टेटरशिप अच्छी चीज़ है या नहीं। मैं हूं आपका सेशन होस्ट तौसीफ अहमद। सो ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। बिफोर द स्टार्टिंग लाइव सेशन प्लीज सब्सक्राइब। और थैंक्स हमारे स्पॉन्सर्स का,
एफसेंट कंपनी का, जिन्होंने इस लाइव सेशन को स्पॉन्सर किया। What is a dictatorship? A dictatorship is a type of a government in which a group or an individual person have a power of a country. डिक्टेटरशिप एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें एक ग्रुप या फिर एक बंदे के पास सारे पावर्स होती हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करे, चाहे वो किसी रूल को अबाइड करे। अगर वो लीडर है और वो कोई इसके एग्जिस्ट या इसके कोई अगेंस्ट में कोई लॉ बना रहा है, एवरीथिंग अ डिक्टेटर कैन डू। इन पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स अप्लाई नहीं होती हैं। ये एंशियंट के दौर से चलती हुई आ रही हैं और कहीं पर ये टेम्पररी हैं और कहीं पर परमानेंट। रिसोर्स पेज में इसके बाद इस डेफिनेशन का सोर्स भी अवेलेबल है, तो आप उस वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप्स। 1. मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या होती है? वो कि जब पूरे मुल्क में फौज फैल जाती है और हर इदारा, एवरीथिंग ऑफ द कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय द आर्मी। अब वो दो तरह की होती हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, चाहे वो एक ग्रुप के हों या फिर एक बंदे के पास, यानी कि आर्मी चीफ या कोई भी ऐसे बंदे के पास पावर दे दी जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो फोर्स कर रूल्स पर अप्लाई करवाते हैं, वो सेपरेट कर देते हैं सिविल्स को और आर्मी को, ओपनली क्लेम्ड कर देते हैं थोड़ी थोड़ी बातों पर, जस्टिस के उस पर, और जो भी नेशनल सिक्योरिटी है वो कुछ भी कर सकता है और इन दो क्लेम्स के ऊपर। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास म्यांमार और चिली। इन दो में मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स हैं और आप तो जानते ही हैं कि उनके हालात क्या ही चल रहे हैं। वन पार्टी डिक्टेटरशिप। This is a second type of the dictatorship. एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसको होस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप करता है, उधर कोई ओपोजिशन नहीं होता। आजकल तो हमारे पास जैसे कि देखें तो हमारे पास एक गवर्नमेंट है, एक ओपोजिशन है, फिर कोई सेपरेट ब्लॉक आ जाता है या कुछ भी, बट देयर इज नो सेपरेट ब्लॉक, नो ओपोजिशन, देयर इज जस्ट अ वन ग्रुप हु इज लीडिंग दिस पॉलिटिकल लीडरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जो हमारे पास पावर दी हुई है जिस ग्रुप को, वही ग्रुप होस्ट करता है इलेक्शंस और उन्हीं के वोट्स काउंट होते हैं। देयर इज नो पोजीशन, तो मतलब कि घूम फिर के तो बात उन्हीं पर आनी है कि वही लेंगे। स्टेट को कंट्रोल करना है, मीडिया को कंट्रोल करना है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना है, क्या चीज़ दिखानी है क्या चीज़ नहीं दिखानी है। यहाँ पर मैं इस पॉइंट के ऊपर आपको एक बुक रेकमेंड करूँगा 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, जो कि मैंने इससे पिछले वाले सेशन में भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर एंड रीड, because it will explain what does it mean a media controlling and a mind controlling of people. Limited political and civil rights like freedom of speech नहीं होगा, ऑब्वियस नहीं होगा। अगर होगा तो फिर तो रेवोल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बात आ जाती है, जो मैंने पिछले वाले सेशन में एक्सप्लेन किए थे। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टीज में चाइना एंड क्यूबा। थर्ड है हमारे पास पर्सनिस्ट डिक्टेटरशिप। पर्सनिस्ट डिक्टेटरशिप मींस पूरी गवर्नमेंट एक बंदा हैंडल करता है और वही उस कंट्री का स्याह सफेद का मालिक होता है। हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक अकेली लीडरशिप, जो कि जो चाहे कर सकता है, उसको कोई ना मशवरा दे भी, अगर वो उसकी मर्जी है वो माने या ना माने, जो वो चाहे वो अकेला बंदा सिर्फ एक माइंडेड कर सकता है। पूरे कंट्री के
जो है वो मुकद्दर के लिए या पूरे कंट्री को सामने रखते हुए। यहाँ पर एक और बहुत अच्छा पॉइंट है जो रिसोर्स पेज में भी एडिट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इन हैंड। ये बंदा वो होता है, एक नहीं दूंगा मैं अपनी राय यहाँ पर, वरना खैर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से मुराद है कि वो बंदा इस हद तक अवाम को फोर्स करे कि अवाम उसको खुदा की तरह पूछना शुरू कर दे। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। यूज ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा एक ऐसा हथियार है, मैं कहूँगा, जो कि माजी से लेकर, चाहे वो हिटलर का दौर हो या वो एवान फेरो का दौर हो, वो प्रोपेगेंडा एक ऐसा हथियार है जो कि चलता हुआ आ रहा है और अवाम बहुत पागल भी बनी है इस टाइम। बाज़ औक़ात तो प्रोपेगेंडे को तोड़कर भी कुछ जो है वो नताइज बरामद हुए हैं। वैसे एक बात है, जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो मैंने कोट पढ़ा जो कि हिटलर के भाई का था, एवान फेरो का। वो एक बंदे से कहता है कि अगर तुम्हें अवाम को अपनी तरफ राग़िब करना है, द बेस्ट वे टू कंट्रोल द कंट्री इज प्रोपेगेंडा। सेकेंड चीज़ वो ये कहता है कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना है ना, तो उसकी यूथ को तबाह कर दो। देयर इज नो ऑप्शन विदाउट यूथ टू struggle and go ahead on a country. There's no option without youth. क्योंकि अगर आप यूथ को तबाह कर दोगे तो मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। That is our option. North Korea and Uganda are the examples of these countries. Absolute monarchy. ये बहुत एक मुझे अगर लिटरल बताऊंगा तो मुझे सबसे ज़्यादा केयरफुली स्टडी और एक इंटरेस्टिंग स्टडी करने में इसी में मज़ा आया था। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो कभी खुद सामने नहीं आता। ये इसका जिक्र 1984 की बुक में भी है और ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो सब काम अपने अवाम से करवाता है, ठीक है, वो खुद कभी भी सामने नहीं आता। 1984 की बुक में बिग ब्रदर के नाम से सिर्फ उसकी कोई एक फेक तस्वीर होती है या एक ऐसा कह सकते हैं हम कि कैसी मूर्ति होती है जिसको कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है, भाई ये देखो हमारे पॉलिटिकल लीडर की ये निशानी है, एज अ सिंबल लगाया जाता है उसको। तो 1984 की बुक में जॉर्ज ऑरवेल भी यही करते हैं। बिग ब्रदर की एक पिक्चर होती है जिसको लगा देते हैं जगह जगह पर, देखो भाई भैया देख रहा है, उसके ऊपर कैप्शन होता है, या बड़ा भाई देख रहा होता है। एक और भी मुझे याद आ रहा है, एक बार मजहर कलीम ने एक अपने इमरान सीरीज़ के एक उसमें लिखा था किंग के नाम से। वो किंग होता है जो पिक्चर से हिप्नोटिज्म करता है। तो खैर उसकी भी कोई रियलिटी में रिप्रेजेंटेशन नहीं होती आवाम के सामने, मतलब वो खुद तो जाहिर बात एग्जिस्ट करता है, आई डोंट वांट टू से दिस, बस उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है, वो कभी खुद सामने नहीं आता। हाईली जोशियो जो थी, खैर वो तो औरत थी, तो उसकी भी एक ऐसी एग्जांपल है जो कि बहरुल काहिल में जिसके जज़ायर थे और फिर इसके ऊपर बहुत जंगें भी हुई, काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहे। इस पर हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत इंटरेस्टेड और एक तारीख़ का एक ऐसा पहलू है और एक ऐसा हाईली जोशियो की कहानी ने एक ऐसा किरदार अदा किया है जिसमें कंट्रीज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, एक होती है बगावत, गवर्नमेंटल अफेयर्स, किस तरीके से पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, इन सारी चीज़ों को अनवील करता है। इसमें भी बिग ब्रदर की तरह जिस पर हम बात कर रहे थे कि जो ग्रुप सामने नहीं आता, उसके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और किसी को भी रूल ज़रा से भी तोड़ने की इजाज़त नहीं होती और क्लियरली डिफाइन वो दिमागों में क्या कह सकते हैं उसको कि रासिख कर देते हैं उन रूल्स को।
लिमिटेड और नो कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन उनके अपनी तरफ से बनाए हुए आइन होते हैं और उनसे खिलाफ वर्जी या उनमें अमिटमेंट्स भी नहीं होती हैं, क्योंकि उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। वो अदलिया, मिलिट्री, जुडिशरी, तमाम जितने भी जो है वो कंट्री के बेसिक स्टैंड्स हैं या जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको वो एक एक पार्टी लीड करती है। इवन के जो अहम जो कोर्ट के मसाइल होते हैं या जो केसेस के जो सुनवाई होती है और उसके जो रिजल्ट्स होता है, किसी मुजरिम की सज़ाएं तक भी वही पॉलिटिकल जो ग्रुप्स होते हैं ये डिसाइड करता है। अगली हमारी फॉर्म है वो डिक्टेटरशिप जो कि कंट्रोल तो एक बंदे या एक ग्रुप के थ्रू होती है या एक ख़ानदान के थ्रू, लेकिन उसमें यह होता है कि जैसे कि वहाँ पर ये चीज़ थी कि इलेक्शंस नहीं होते, तो इलेक्शंस नहीं होते ऑब्वियस, जब एक बंदे के पास है तो अगली बार में अगर इलेक्शंस हो भी रहे हैं तो उसी का बेटा खड़ा होगा सीट के लिए। तो इस टाइप की वाली डिक्टेटरशिप को हम किंगडम और डिक्टेटरशिप का मिक्सचर भी कह सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं सऊदी अरेबिया और ब्रुनेई। वन मोर थिंग, एक आ जाती है रिलीजन बेसिस डिक्टेटरशिप। रिलीजन बेसिस डिक्टेटरशिप वो डिक्टेटरशिप्स हैं जैसे कि जो मज़हब के नाम पर या दीन के नाम पर अपने कंट्री में लॉज को अप्लाई जो है वो लॉज को अप्लाई करते हैं। मीन्स टू से अफ़गानिस्तान में तालिबान, हमास फ़लस्तीन का जो हमास का है, इसके अलावा अगर हम देखें लेबनान में, खैर वहाँ पर इतनी पावर नहीं है, बट मेन चीज़ हमारा फोकस है अफ़गानिस्तान। वहाँ पर एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिलीजन के नाम पर कुछ भी, वहाँ पर कोई भी मसला रिलीजन के नाम पर ही लिया जाता है। जो हल होता है या कोई भी डिसीजन होता है वो रिलीजन के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लाइक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी, जस्ट देयर हैव अ रिलीजन। कॉमन टैक्टिक्स क्या हैं डिक्टेटरशिप के, जो इन सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास, इनके सबके एक कॉमन बात क्या है? सेपरेट कर देते हैं अवाम को सिविल और मिलिट्री में। लिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, बोलने का किसी को हक नहीं है, बल्कि लिमिटेड ही क्या होता ही नहीं है। कोई अगली असेंबली नहीं बैठती, कोई एक ओपोजिशन नहीं होता, फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है, फोर्स करके रूल्स को अप्लाई करना, मिलिट्री के हाथों मुल्क को चलाना, उसका हर एक, चाहे वो अदलिया के थ्रू कोई डिसीजन लिया जाए, चाहे वो किसी को सज़ा देनी हो या रिहा करना हो, वो सब कुछ जो है वो मिलिट्री के हाथों में आ जाता है। मैनिपुलेटिंग द इलेक्शंस, कोई इलेक्शन नहीं, सिर्फ जिसके पास हुकूमत है उसी के पास से चलती रहेगी, एक डिक्टेटरशिप है। ये इसलिए होता है ताकि खैर जहाँ मैंने रिसर्च किया था वहाँ पर भी यही मौजूद था कि इसीलिए करते हैं ये लोग, ताकि डिक्टेटरशिप उसी के बेटे, उसी के भाई या उसी के ख़ानदान में ही चलती रहे, ताकि इंश्योर हो जाए उसकी विक्ट्री, ताकि कोई और आके फिर से डेमोक्रेटिक ना बन जाए या कुछ भी जो भी। पब्लिक के कंसर्न्स, पब्लिक की प्राइवेसी को एक्सप्लोर करना, मीडिया को कंट्रोल करना, प्राइवेट कॉल्स, प्राइवेट अफेयर्स को कंट्रोल करना, किसी के राइट्स को जो है वो ह्यूमन राइट्स की अबाइडेंस। इसके अलावा देखा जाए हेयर स्टाइल्स पर, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बात की थी कि नॉर्थ कोरिया में इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि आप उनके सेलेक्टेड हेयर स्टाइल्स के अलावा कोई हेयर स्टाइल ही नहीं बना सकते। फिनलैंड में भी एक चीज़ है, फिनलैंड में, हाँ आई थिंक सो के कैचअप वगैरह पे भी पाबंदी है। तो
आई थिंक सो फ्रांस में या फिनलैंड में. आई विल क्लियर इट, डोंट वरी. ठीक है, मैं इसको क्लियर करके कमेंट सेशन में डाल दूंगा. इसके अलावा अगर हम देखें तो इवन नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस है. मतलब आई वाज शॉक्ड कि एक कंट्री फैशन पुलिस बना सकती है सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को कवर करने के लिए कि लोग क्या पहन रहे हैं, लोग कैसे बाल बना रहे हैं, लोग कैसे, लड़कियां कैसा मेकअप कर रही हैं, लड़कों ने कैसे जूते पहने हैं, कैसा ड्रेस पहना है. मीडिया को कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि वो जो अ, लोगों के जो डिसीजंस हैं या उनके जो सोच है उनकी जो उनको एक तरफ और अपनी तरफ कर सकें, ताकि उनकी विक्ट्री रहे, उनका अच्छा इम्प्रेशन जाता रहे बाहर के ममालिक तक. शेपिंग द आइडियाज ऑफ पीपल. यहाँ पर करप्शन भी होती है, फेवरेटिज्म बहुत है. आज ये सीट है तो चलो ये मेरे भाई को दे दो, ये खैर जो भी. तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. देन आई एम रिवाइजिंग इट एक फिगर्स के तौर पर. अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि डिक्टेटरशिप सारी गलती होती हैं या इनके सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं. नंबर 1, डिक्टेटरशिप जब भी हुकूमत होती है तो वो क्विकली विदाउट एनी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस वो क्विकली जो है ना हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो ले सकती है इन इमरजेंसी. क्राइसिस कोई भी आ जाए या लीडरशिप में पॉलिटिकल मसाइल आ जाएं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं, कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट ख़तरे में हो या तो वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है और दे कैन टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन विदाउट एनी इंटरफियरेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और एनी मिलिट्री पावर्स और एटसेट्रा. अच्छा, वन मोर थिंग. यहाँ पर अब एक और चीज़ है जहाँ पर मैंने अभी बात की कि विदाउट मिलिट्री जो है वो प्रोसेसेस या डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के कोई डिसीजन लिया जाता है तो यहाँ पर काफ़ी इनएफिशिएंसी भी हो सकती है. बिकॉज जब एक ही बंदे के हाथ में तो ऑब्वियस उसने तो अपने ही जो है वो सपोर्ट में देना है ना. तो ज़्यादा अगर स्टेप्स हों एक फाइनल डिसीजन के लिए तो इट इज़ ईजी टू वेरीफाई वेयर इज़ अ लूप और किस तरीके से हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं. क्योंकि ज़्यादा दिमाग है तो ज़्यादा सोच होगी. अब एक ही दिमाग होता तो क्या क्या सोच लेगा. डिक्टेटरशिप ओपनली वायलेट्स द ह्यूमन राइट्स. चाहे वो फिर रिलीजन हो, चाहे वो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ठीक है, या फिर प्राइवेट कंसर्न्स हो या उनके ब्रेन को मैन्युपुलेट करना हो. ब्रेन वॉशिंग की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया कि ब्रेन वॉशिंग किस तरीके से हो रही है. इवन चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो या फिर आज के दौर में किस तरीके से टीवी, सोशल मीडिया किस तरीके से हमारे ब्रेन वॉश करके हमें उसी काम पर लगा रहा है जो काम वो चाहते हैं कि हम करें. वन मोर थिंग, जब डिक्टेटरशिप होती है रूल्स फोर्स रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स होता है तो आवाम अच्छा खासा टैक्स भर देती है. वरना तो बिल चाहे पूरे साल साल पूरी ज़िंदगियाँ ही चढ़ता रहे कोई नहीं भरता. लेकिन अगर फोर्स हो, एक रूल हो, एक स्ट्रिक्ट एक पूरा सिस्टम हो तो ऑब्वियस आवाम भरेगी. इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा जो है वो एक पूरा एक कोटा रहेगा. इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, मुल्क तरक्की करेगा. लेकिन इसका एक और भी जो है वो नेगेटिव जो है वो डिक्टेटरशिप का है कि डिक्टेटरशिप अक्सर, जैसा कि मैंने रेवोल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट्स पर बात की थी, तो उसको जन्म देती है, उसकी सोच को. फिर उससे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, आवाम में तसादुम होता है, खून खराबा होता है,
गवर्नमेंटल प्रोसीजर्स इफेक्ट होते हैं, सड़कें ब्लॉक होती हैं, जो कि काफ़ी हम लोगों ने उस वाली डिटेल्ड वीडियो में एक्सप्लेन किया था। डिक्टेटरशिप खुद तो बहुत से जो है वो डिसीजंस ले लेती है, हर वो एक्शन कर सकती है विदाउट लिमिटेशंस, लेकिन आवाम के लिए वो जो जायज़ भी है उसको भी नाजायज़ और रिस्ट्रिक्ट बना देती है और उन पर लिमिटेशंस लगाती है, जिससे जो फर्टिनिटी है और जो टॉलरेंस है और जो सोसाइटियल प्रोग्रेस है उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इन कंक्लूजन, डिक्टेटरशिप्स शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसके जो मैंने आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, उसका हम एक थोड़ा सा नक्शा खींचते हैं, लेकिन पहले मैं इस कंक्लूजन को थोड़ा जो है वो कंप्लीट कर लूँ। बट एक लॉन्ग टाइम के लिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री जो हम लोग देख रहे हैं। इवन नॉर्थ कोरिया देख लें, युगांडा देख लें, और बाकी जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताई हैं, और अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, चाहे वो रशियन जो है वो लेबरिंग कैंप्स वाली हिस्ट्री उठाकर देख लें, या जापान के गैस चेम्बर्स वाली हिस्ट्री उठा के देख लें जो मैंने एक्सप्लेन की थी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा और इजीली आप लोग इसमें आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे। आते हैं अब ज़रा कुछ ऐसे पॉइंट्स की तरफ जिनको एक्सप्लेन करने की नीड है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आई थिंक सो ये एक पहला पॉइंट है जिसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए अच्छी है डिक्टेटरशिप, समझ लें मुल्क ख़तरे में, मुल्क पर जंग का साया है, वैसे भी वर्ल्ड एट द हराइजन एट द ऑफ द वॉर, कुछ भी हो सकता है। और इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, उसका भी वीडियो लिंक, उसकी भी जो है वो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उस पर मैंने काफ़ी डिटेल में भी बात की हुई है। खैर, एक कंट्री है जो इस नहज पर है कि दूसरा जो उसका दुश्मन मुल्क है वो आया हुआ है, भाई सर पर मौजूद है और हमला कर रहा है। अब अगर एक हुकूमत है हमारे पास, तो आप खुद सोचें कि एक अर्जेंट, एक इमरजेंसी की सूरत में किस तरीके से वो कोई डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता ना, ऑब्वियस उसको सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर एक डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप पावर है, फौरन आपने लिया जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि ऑब्वियस आप जब इस मकाम पर होते हो तो आपका ब्रेन भी वही एग्जीक्यूट करता है जो अच्छा होता है, क्योंकि आपके दिमाग की वसत उस हद तक पहुंच जाती है कि आप उसके काबिल हो सकें। तो ये सब कुछ होता है। चीज़ ये, अब एक अगर जंग का दौर चल रहा है, खाना जंगी है, मुल्क में अगर खाना जंगी हो जाती है, सिविल वॉर है, तो उसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेमोक्रेटिक ही हो जाएं, क्योंकि आवाम की जब सुनी जाएगी तो आप इसी तरीके से सिविल वॉर को ख़त्म कर सकते हैं। बट बीइंग अ डिक्टेटर शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिर बहुत से राइट्स की जो है ना वो इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत से राइट्स, ह्यूमन राइट्स के जो है वो अब्यूज़ होता है। तो इट इज़ टू मच वरीड और इट इज़ टू मच बैड कि अगर डिक्टेटरशिप को कहीं पर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जाए। कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको सारे बताए हैं विद एग्जांपल्स, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट मौजूद है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मज़ीद भी अगर आप डिटेल चाहते हैं, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है और उर्दू में भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है विद द सोर्स पेजेस। वहाँ पर बुक्स के भी लिंक्स मौजूद हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड और रीड भी कर सकते हैं, इवन आप उसी PDF में रहते हुए। इसके अलावा आपको जो भी फीडबैक देना है या जो भी आपको लगता है कि इस लाइव सेशन में कमी है या ओवरऑल न्यू लाइव सेशंस में करना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। Please subscribe this channel, like this video. We will meet inshallah in new video. Thanks for watching. Allah Hafiz.